नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिगू न्यूज़ लाइव। आज हम पहुंचे हैं गगरेट विधानसभा के क्षेत्र में। बड़े दिनों से लगातार हम चाह रहे थे चैतन्य शर्मा जी का इंटरव्यू करना, तो साथ हमारे बीच आज मौजूद हैं। तो आइए जरा इनसे बात करते हैं 2024 के चुनावों को लेके जो गगरेट का रण जो शुरू हो चुका है। लगातार गगरेट की बात की जाए तो दोनों कैंडिडेट का जो नाम है वो फाइनल हो चुका है। आज बात करेंगे गगरेट को लेके, गगरेट की जनता को लेके। तो हमारे बीच चैतन्य शर्मा है। तो चैतन्य जी, पहले तो स्वागत है आपका भृगु न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके व्यूअर्स का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य जी, मेरा पहला सवाल, हमें पता चला है आपकी माताजी भी बीमार है, वो कैंसर से पीड़ित है। तो हम फिलहाल कामना करते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे और अच्छा हो। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने अपनी तरफ से ये कंसर्न जो है दर्ज करा है। और अब तो लगभग देखिए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं। सितंबर में जो है उनका डायग्नोज हुआ था मेरे को, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो है उनको तब बाहर लेके जाना पड़ा था। भगवान की कृपा से जो है डायग्नोज जो है अर्ली हो गया। तो ऑफ कोर्स जिस भी स्टेज पे होता है कैंसर में एक पेशेंट, तो टफ तो होता ही है, चाहे वो कीमो का प्रोसेस हो। और जिस तरीके का उनको जो कैंसर डिटेक्ट हुआ था उसमें भी उनके अभी पेंडिंग भी जो हैं 2 ऑपरेशंस बाकी हैं। तो ये तो भगवान जो है इसके रचनाकारक होते हैं, ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं। मैं गगरेट क्षेत्र की देवतुल्य जनता का भी जो है धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपनी जो है हमेशा ब्लेसिंग्स और जो है प्यार मेरे साथ और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखा है। एंड दूसरी जो आपने बात करी, देखिए ऑफ कोर्स ये तो बात लाजमी है कि जब कोई ऐसी चीज़ किसी के ऊपर भी बीतती है तो उसमें कहीं ना कहीं डिसरप्शन होता है। उस डिसरप्शन को आप फिर मैनेज करते हुए आगे चलते हैं, चाहे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र से भी और भी किसी अन्य क्षेत्र में जुड़े होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। एंड माँ जो होती है वो तो किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में एंड मेरी ज़िंदगी में भी जो है एक सबसे ज़्यादा जो है अहम टुकड़ा होती है, एक अहम अंग होती है, आपकी फुल जो है एक लिविंग होती है उसका। तो वो कहीं न कहीं एक कष्टदायक और दुखदायक टाइम तो बीता ही है। हम जो पॉलिटिशियंस होते हैं वैसे ही फील्ड में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं, मैं नहीं, हम सभी, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी स्तर पे जो पॉलिटिक्स कर रहा होता है और पब्लिक लाइफ में खुद के लिए, खुद की फैमिली के लिए जो टाइम देना होता है, वो कहीं न कहीं उसमें तो कमी रहती है। तो ऐसा जो एक दौर आता है तो कंसर्न ज़्यादा हो जाता है, माइंड जो है वो थोड़ा गिल्ट की तरफ भी जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप ज़्यादा टाइम दे पाते या आप ज़्यादा टाइम देने की अपनी तरफ से जो है कोशिश करते तो ऐसी स्थिति नहीं आती। बट प्रभु श्री राम की कृपा जो है वो बनी हुई है। एंड आई एम श्योर कि ये जो कष्टदायक दौर अभी भी चलता आ रहा है उसके लिए भी भगवान मेरी माता को भी शक्ति देगा, परिवार को भी शक्ति देगा, और हम उससे आगे भी जो है पॉजिटिवली निकलेंगे। चैतन्य जी, मेरा पहला सवाल, गगरेट में आप, हिमाचल में आप पहले ऐसे नेता हैं जो कम उम्र में बने हैं, और गगरेट की जनता ने आपको जो है जिला परिषद में और विधानसभा इलेक्शन में काफ़ी जो बहुमत दी है, जिसमें जी 15,000 से लगभग ज़्यादा आपको वोट मिले हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में, इस बार क्या होगा? देखिए, ये मेरे लिए भी जो लास्ट के 4 साल बीते हैं सर, अपने आप में एक बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस रहे हैं। क्योंकि मैं जब गगरेट की जनता के बीच में 2020 के दौर में आया था, तो कुछ एक जो हमारा विज़न था, जिस मिशन को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मेरी टीम और मैंने अपनी तरफ से मेहनत करी, वो किसी न किसी तरीके से हर एक कदम पे जो है रंग दिखाती गई हमारी मेहनत। और जनता जो है आज की डेट में, अगर मैं भारत युग की बात करूँ, अगर मैं हिमाचल प्रदेश की और खासकर गगरेट की जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी उसकी बात करूं, कि लोग जो है वो काम के साथ वास्ता रखते हैं और काम के साथ जुड़ते हैं। नेता जो बोलता है अधिकतर ये सुनने और देखने को मिलता है कि वो करता नहीं है। और पिछले 4 वर्षों में हमने अपनी तरफ से जो कोशिश करी है वो यही है कि जो हम बोल रहे हैं वो करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा चलाने की बात को अगर हम बात करते हैं, चाहे हम रोज़गार संबंधित बात करते हैं, चाहे हम शिक्षा संबंधित बात करते हैं, छात्रवृत्ति की स्कीम की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जिसमें हमने अपनी उज्ज्वला ग्राम शक्ति योजना के अंतर्गत सोलर लाइट्स अपने क्षेत्र भर में लगाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये किसी पॉलिटिकल थॉट का अपने आप में कोई पार्ट नहीं था। ये एक जो हमारी धरातल की परिस्थिति थी उनको मद्देनज़र रखते हुए कार्यशैली को कैसे विकसित करा जा सकता है उसका थॉट था। और जनता जो है पहले भी उसी पे जुड़ी थी, आज भी उसी पे जुड़ी है। और जैसे आपने पूछा कि आगे आने वाले वक्त में मैं क्या सोचता हूँ, मेरे को यही लगता है कि ये जो 1.5 साल का एक पीड़ाजनक दौर बीता है, जिसमें जिस तरीके की पूर्ण बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरीके की जो है अपने पद की जो है प्राप्ति हुई थी, वो उसके ऊपर, उन आकांक्षाओं के ऊपर, उन प्रोमिसेस के ऊपर खड़े नहीं हो पाए। मैं भी, देखिए जो मेरी हिस्ट्री और वो सबके सामने है, इलेक्शन से बिल्कुल महज 1 महीना पहले मैं भारतीय जनता पार्टी
ना जब उस वक़्त नहीं जॉइन कर पाया था, तो मैं कांग्रेस पार्टी जो है मैंने जॉइन करी। कांग्रेस पार्टी जब मैंने जॉइन करी, उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि ये पार्टी, मेरे को लगा था एक नई सोच और एक नई उमंग लेके जो है आगे आप बढ़ रही है। जैसे मैंने कहा, ये बात कोई छुपी-छुपाई बात नहीं है। मैंने तो बिल्कुल लास्ट में ही कांग्रेस पार्टी भी तब जॉइन करी थी। मैं उस कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से भी प्रेरित हुआ था, जो गगरेट विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय था। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि जो एक कार्यकर्ता होता है, वो जुड़ता है एक नेता के साथ। नेता जो है आगे नेचुरली एक लीडर के साथ जुड़ना चाहता है, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है जो अपने प्रदेश की दिक्कत परेशानियों को समझते हुए, धरातल की परिस्थिति को समझते हुए कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने के लिए वो मुखिया कहीं ना कहीं उसकी मदद करेगा। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जो अपॉर्चुनिटी थी, 10 गारंटियों की जो बात करी गई थी, चाहे वो 1500 रुपये देने की बात करी गई थी, चाहे वो 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात करी गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को तो सूबे में एक छात्र संघ राजनीति से उमड़ा हुआ नेता बुलाया करते थे, वो तो धरातल की दिक्कत परेशानी को समझ ही नहीं पाए। ना किसी तरीके का थॉट इन बातों पे गया। हर वक्त हर तरीके से पिछले 1.5 साल में जनता का ध्यान किसी दूसरे तरफ जो है लुभाने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से प्रयत्न रखा है। हर बारी मैंने उनसे सिर्फ कोई डिस्करेजमेंट की ही बात सुनी। जब भी हमने किसी ना किसी तरीके की डेवलपमेंट की भी बात करी, तब भी यही बात हमें भी बोली गई आगे बोलने के लिए कि जी पैसा नहीं है, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, इसी बात को लेके आप आगे बढ़ाते रहो और अभी जो है टाइम काटते रहो। जनता का जो युवा है वो कहीं ना कहीं इम्पेशेंट है, और इम्पेशेंट फॉर द राइट रीजंस है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी की उसको ज़रूरत आज है, आगे आने वाले वक्त में जब उसका 3 साल 4 साल चला जाएगा तो वो अपॉर्चुनिटी उसके लिए किसी फायदे की नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार रही है, ये अपॉर्चुनिटी क्या थी उसको कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पाई, और क्या लोगों की दिक्कत परेशानियां थी और क्या नीड थी उसको नहीं समझ पाई, और सिर्फ खुद के मौन मतलब के लिए, सिर्फ खुद के राजनीतिक मकसद को आगे बढ़ावा देने के लिए वो राजनीति करते आए। और मैं इसी सवाल में आखिरी एग्जाम्पल इस बात का भी देना चाहूँगा। जब 1500 रुपये देने के लिए पैसे नहीं थे, तो ऐसा क्या हुआ जब 6 विधायकों ने क्रॉस वोट करा, उसके 4 दिन के बाद आप टीवी पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि जी अब हम 1500 रुपये 1 अप्रैल से लागू कर देंगे। अभी तो उससे महज 15 दिन पहले ही बजट का सेशन बीता था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात को बार बार विधानसभा के सभा पटल के माध्यम से उठाया था कि 1500 रुपये कैसे दिए जाएंगे। मैंने भी 100 सवाल जो लास्ट विधानसभा का सेशन बीता था बजट का, उसमें भी पूछे थे। उसमें से एक सवाल मैंने इसी संदर्भ में भी पूछा था, जिसमें मेरे को जवाब मिला था कि ये मामला जो है अभी सरकार के विचाराधीन है। जब एक रणनीति बनेगी तो उसकी पुष्टि आपके सामने करी जाएगी। तो जब रणनीति थी नहीं, जब आपने कोई उसके ऊपर सोच बनाई नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति की आपको प्राप्ति हुई कि आपने 3 दिन में 4 दिन में आके टीवी पे बोल दिया कि हम सारी महिलाओं को 1500 रुपये दे देंगे। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जिस रीजंस की वजह से मैं सरकार के साथ इन मुख्यमंत्री के साथ कट ऑफ हुआ, जिन जन विरोधी भावनाओं के साथ वो आगे चल रहे थे, उसमें मेरा ज़मीर खुद ही नहीं मान रहा था कि मैं ऐसी एक सरकार का हिस्सा रह सकूं। जब आपने वो करना ही नहीं है जो आपने प्रॉमिस करा है, जब आपके अंदर वो जुनून जज्बा है ही नहीं, अपनी तरफ से आप कोशिश करें कि आप उन चीज़ों के ऊपर कैसे खड़े उतर सकते हैं, तो ऐसी सरकार जो है वो जो है सिर्फ लोगों का, जनता का बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसी सरकार का हिस्सा मेरी तरफ से एक युवा नेता होने के नाते बिल्कुल भी जो है मेरे को उसका मकसद नहीं समझ आ रहा था, और इसलिए इतना बड़ा जो है हमें कदम उठाना पड़ा है। चैतन्य जी, देखा जाए तो सुखविंदर सुक्खू जी कई बार जो है 6 विधायकों के ऊपर अटैक कर चुके हैं, चाहे जो उनकी वो बोलबानी है वो आपने भी सुनी है। पहला बात तो ये कि 14 महीने सरकार को हुए हैं, उसके उसके अंदर जो है इतना कम समय हुआ है। क्रॉस वोटिंग एक अलग मैटर है, वो कोई भी कर सकता है, मगर सरकार की जो योजनाएं थी या जो काम था वो क्यों नहीं गगरेट में हुआ? देखिए, आपने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहली बात तो बात करी इस सवाल में, बोलबाणी की। एक मुख्यमंत्री जब एक मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होता है, तो वो स्टेट का लीडर होता है। वो मामूली तौर से एक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होते, ना ही वो कोई जो है एक माननीय विधायक की भी श्रेणी में होते हैं। वो एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंची पदवी के व्यक्ति होते हैं। ये भी कहा जाता है, जैसे हम नॉर्मल तौर तरीके से बात करते हैं कि जी एक बारी अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई बात बोल दी, वो तो जी पत्थर की लकीर होती है। अगर वो जी आपके सभा में आ गए, सभा में आके उन्होंने एक बात रख दी, तो जी वो तो उसी दिन, उसी वक्त, उसी मिनट इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब कांग्रेस पार्टी के और भी नेता रहे, और कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके ऊपर प्रदेश की जनता के हर एक व्यक्ति को प्राइड भी होगा। राजा वीरभद्र सिंह जो 6 बारी सूबे के मुख्यमंत्री रहे, वो भी एक ऐसे जो है एक अपने आप में शख्स हैं
जनता ने जो है उनको 6 बारी इस पद पे जो है नवाजा। मैं उनकी बात क्यों कर रहा हूँ और इस सवाल में उनकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, आपने गगरेट की बात करी। ऐसा क्यों हुआ कि जब एथेनॉल का प्लांट गगरेट में आना था, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है सैंक्शन करा गया था, मेरे को पूरे एक दिन उनके ईडीज को मुख्यमंत्री की कैबिन में बिठाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ कि जब उनको 9 बजे का टाइम सुबह का दिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको शाम के 7 बजे तक नहीं मिल पाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा कोई सिर्फ एक्यूजेशन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड आके इसके ऊपर अपनी तरफ से जो है पुष्टि भी कर सकते हैं कि जब उनके प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र का ब्यौरा जायजा लेने के लिए एथेनॉल प्लांट का अपने खुद के स्टाफ के माध्यम से उन ईडी डायरेक्टर्स को मेरे बोलने पे, मेरी रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद बॉम्बे से बुलवाया था, तो ऐसा क्या हुआ कि सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हमने उन लोगों को वेट कराया। वो जो व्यक्ति हैं वो तो खुद के निजी फायदे के लिए वहाँ नहीं आए थे। वो तो जो लोग हैं वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी का पार्ट है। एचपीसीएल जो है पूरे देश भर में काम कर रही है। ये एक प्लांट था उस वक्त के 4 सैंक्शन प्लांट्स में से, एथेनॉल प्लांट्स में से 2G सर्विस के साथ, जो हिमाचल प्रदेश को दिया गया था। उस वक्त की जो सरकार थी और उस वक्त के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से एफर्ट करके जो है ये प्लांट गगरेट में लाए। मैं इस बात की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सड़क, बिजली, पानी की तो हम बात करते हैं, परंतु जिन मूलभूत मुद्दों से ऊपर उठ के मैं जनता के बीच में पहले गया था और इतनी भारी भरकम वोटों से जनता ने मेरे को रिकॉर्ड मतों के साथ इतनी युवा एज में जो है विधायक बना के भेजा था, उनकी आशाएं और अपेक्षाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी हुई थी। आज एक माता बहन, जैसे मैं 1500 रुपये की भी बात करता हूँ, उसमें उनको तो मान स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, परंतु उनके मन में आज भी जो सबसे बड़ी आशा और अपेक्षाएं अपने घर में बैठे हुए उन बेटे और बेटियों की लिए ही है जिनको उन्होंने पाल पोस के पढ़ाया लिखाया है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने फोकस क्यों नहीं करा? जब सीएचसी दौलतपुर को सिविल अस्पताल का दर्जा दे दिया गया था, पीएचसी बडेड़ा राजपुताना को सीएचसी का दर्जा दे दिया गया था, अमलेड़ पीएचसी को सीएचसी का दर्जा दे दिया गया था। इलेक्शन के टाइम पे रिपीटेडली मैंने पीएचसी अमलेड़ के मुद्दे को उठाया था। मैंने बोला था कि ये कॉम्प्लेक्स जो है ये अपने आप में काफ़ी बड़ा भव्य कॉम्प्लेक्स है, हम यहाँ पर ब्लड बैंक ला सकते हैं। कोविड के टाइम से मैं उस जगह के लिए लड़ता आया। मैंने तब भी डीसी से बात करी थी कि यहाँ पर एक 10 बेडेड इमरजेंसी प्रोविजन करना चाहिए बेडेड हॉस्पिटल का, ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, कोविड जैसी महामारी का दौर आ जाता है, तो हमें उसके ऊपर कोई वर्किंग करने के लिए, लोगों का ध्यान रखने के लिए एक जगह सुनिश्चित करी जानी चाहिए। और पीएचसी में तो ऑलरेडी कैपेबिलिटी थी। सीएचसी हॉस्पिटल, जो हम सीएचसी दौलतपुर की बात करते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ तो नर्सेज भी अपॉइंट कर दी गई थी, वहाँ तो गजट नोटिफिकेशन भी डॉक्टर्स का भी निकलने वाला था, वहाँ पर इक्विपमेंट का जो है वो भी जो हमारे सीएमओ बैठते हैं ऊना में, उनके माध्यम से सैंक्शनिंग होने वाली थी। आपने सिर्फ अपनी द्वेष भावना का प्रतीक दिखाते हुए और एक कहीं ना कहीं जो है एक शोबैंग करने के लिए, और जब आप आए थे आपने सिर्फ एक चीज़ का जो है एक स्टेटमेंट देनी थी कि आपने जो है आय व्यय का ब्यौरा लेते हुए और आपने कहीं ना कहीं जो है अर्थव्यवस्था का जायजा लेते हुए संस्थान बंद कर दिए। कम से कम आपको गुणवत्ता के आधार पे उनको चेक करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि जनता की क्या नब्ज है, जनता की किन समस्याओं का वो समाधान करने के लिए साधन जो है और ये जो जगहें हैं खड़े करे गए थे। दौलतपुर की हम बात करते हैं, वहाँ पर सब तहसील आई थी, सब तहसील की तो फंक्शनिंग भी शुरू हो चुकी थी, वहाँ पर अधिकारी भी बैठ चुके थे। आपने एक चलते चलाए ऑफिस को बंद कर दिया। अब अगर ये द्वेष भावना का प्रतीक नहीं है, अगर हम इसको जनविरोधी नहीं बुलाते हैं, तो फिर क्या बोल सकते हैं? 14 महीने के जिस काल की हम बात करते हैं, रिपीटेडली मुख्यमंत्री जी से मैंने अनेकों मुद्दों के ऊपर बातचीत करी होगी। मैं तो इसी क्वेश्चन पे जो है पूरा टाइम बिता सकता हूँ, क्योंकि यही पीड़ा का सबसे बड़ा कारण रहा है। आज के डेट में गगरेट में भी दुर्भाग्य की बात है कि नेता जो हैं और भी जो प्रत्याशी हम भूमि में आए हैं, रणभूमि में आए हैं, वो आरोप प्रत्यारोप के दौर में तथ्य और तर्क के आधार पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। संगनही में जब मैं पहला विधायक था पूरी की पूरी विधानसभा का, जिसने वहाँ पर डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की बात करी थी और उसका खाका खींचते हुए राजस्व विभाग के साथ काम करके, स्थायी पंचायत के साथ काम करके वहाँ की ज़मीन के आवंटन के लिए सारे हमने दस्तावेज भी शिक्षा विभाग में जमा करे। ऐसा क्या कारण रहा कि 15 महीने में हमें वहाँ पर 3.5 करोड़ की धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई, सिर्फ उस प्रोजेक्ट को किक स्टार्ट करने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े जो है फीते तो काट दिए थे ऊने में, डिजिटल तरीके से उन्होंने जो है शिलान्यास भी कर दिए थे। उन शिलान्यास करने का फ़ायदा क्या हुआ? धरातल पे तो आप एक भी चीज़ उतार नहीं पाए। अगर मैं स्टेट भर की बात करता हूँ, और चाहे हम ईवी पॉलिसी की बात करते हैं, चाहे हम बात करते हैं ई चार्जिंग स्टेशंस की, जिसके माध्यम से बोला गया था कि सैकड़ों हज़ारों युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, आपका तो इतना भी पेनिट्रेशन नहीं था कि जो क्षेत्र के युवा थे उनको पता भी नहीं था कि आपने कौन सी पॉलिसी निकाली है।
विधानसभा के सभा पटल के माध्यम से, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, इलेक्शन के टाइम पे जनता के बीच में भी जाएंगी। रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स में, रिकॉर्डेड स्पीचेस में मैंने बार बार आवेदन किया था कि जनता तक अपनी पॉलिसीज़ को कम से कम पहुँचाइए। आपने प्रदेश भर में ईवी की एक पॉलिसी निकाली, प्रदेश भर में, इस प्रदेश में 12 जिले हैं, उन जिलों में से आपको सिर्फ 600 आवेदन उस पॉलिसी के अंतर्गत मिले। ये आपकी स्टेट में आपके प्रचार और प्रसार का दुर्भाग्य है। सुख की सरकार का तो बोर्ड हर एक नुक्कड़ पे, हर एक कोने पे लगा हुआ है, परंतु सुख की सरकार की क्या उपलब्धि है, सुख की सरकार के अंदर क्या सोच थी युवाओं के लिए, उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। धरातल की जो परिस्थिति है ना, उसका किसी ने जायजा और ब्यौरा लिया। आज आप गगरेट के औद्योगिक क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ की फैक्ट्रियों का ब्यौरा लीजिए। 75% जहाँ पर हिमाचली लोगों को एम्प्लॉय करने की बात करी जाती है, उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, उसके ऊपर पिछले 1.5 साल में इस सरकार ने क्या किया। उद्योग मंत्री को इस विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी घोषित करा गया है। क्या उद्योग मंत्री पिछले 1.5 साल में एक भी बारी इस विधानसभा में आए? मैं हर्षवर्धन चौहान जी से पूछना चाहूंगा कि वो किस मुंह के साथ राकेश कालिया जी के साथ बैठक करने वाले हैं, उस राकेश कालिया जी के साथ जिसने 1.5 साल के लिए सुखविंदर सुक्खू की सरकार को दुख तारा। आज उसी को ही आपने जो है कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि यहाँ से बना दिया। चलिए, आपने बना दिया क्योंकि आपकी पार्टी की जो स्थिति है और जो इस प्रदेश की मुखिया की स्थिति है वो हम सबके सामने है। बट मैं उन उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वो जो फंडिंग करने के लिए और ये चुनाव का संचालन करने के लिए आए हैं, क्या वो किसी भी फैक्ट्री में गए? उन्होंने किसी भी उद्योगपति से बात करी कि आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? वहाँ के जो वर्कर्स का समूह है, कभी उनके साथ उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश करी? इस बात का ब्यौरा या जायजा लिया कि जो बच्चे बीए करे हुए हैं, जो एमबीए करे हुए हैं, जो इन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी है, वो आज भी दिहाड़ी धप्पे के अनुसार जो है गत्ते के डब्बे अपने सरों के ऊपर ढो रहे हैं। तो ये चुनाव की प्रक्रिया क्या है? आज की डेट में एक व्यक्ति जब रणभूमि में आता है तो आरोप के प्रत्यारोप के दौर में वो सिर्फ जो है किसी के चाल चलन चरित्र के बारे में जो है टीका टिप्पणी करता है। आज के इस युग में सिर्फ वो कोई किसी के मदर के बारे में बात कर रहा है, किसी के फादर के बारे में बात कर रहा है, किसी के इतिहास के बारे में बात कर रहा है, अपने बारे में बोल रहा है कि जी मैं तो इतना स्वच्छ जो है कहीं नहीं छवि का व्यक्ति हूँ, इतने स्वच्छ धनी छवि का व्यक्ति हूँ। अरे जब आपने कुछ करा ही नहीं होगा तो वो तो स्वच्छ ही होगी। पिछले 7 साल में तो आप फील्ड में थे ही नहीं। 7 साल में अगर आप 50 जगह भी गए होंगे गगरेट विधानसभा क्षेत्र में तो मैं तब भी मान जाऊंगा। तो पीड़ा जो है, फ्रस्ट्रेशन जो है, वो इन चीज़ों को लेके 1.5 साल में गुणवत्ता के आधार पर अगर आपने अपनी कार्यशैली को विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा डायरेक्ट सवाल ये है, अगर कोई भी पहल करी है, अनूठी पहल करी है, तो प्लीज़ उसका ब्यौरा और जायज़ा दें। बात सारी शुरू यहाँ से हुई थी कि मुख्यमंत्री की बोली हुई जो शब्द होते हैं, पत्थर की लकीर होते हैं। वो बंजाल आए थे, बंजाल में उन्होंने बोला था कि 2 ग्राउंड के लिए पैसे दिए जाएंगे 50-50 लाख रुपए। मेरे को हिमाचल प्रदेश सरकार का शिक्षा विभाग और जो हमारा यूथ एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट का विभाग है वो ये बताए कि वो 50 लाख रुपए कहाँ है। ये जो प्रोग्राम है मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर में हो चुका है, वो 50 लाख रुपए कहाँ है, वो क्यों नहीं लगे पैसे? इसके बारे में ब्यौरा और जायजा मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। बाकी आप किसी को भी मेंढक बुला लीजिए, किसी को भी आप नाक बुला लीजिए, आप सेंसेशनलिज्म करने के लिए कुछ भी बोलते रहिए, उससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला। आपने कभी बोल दिया 25 करोड़ ले लिए, 20 करोड़ ले लिए, 15 करोड़ ले लिए। अब जब आप 5 जून को पद से हटेंगे, उसके बाद आप सिर्फ एक ही काम करते रहेंगे, आप सिर्फ अलग अलग कोर्ट्स में जाके डेफेमेशन सूट्स का जो है जवाब दे रहे होंगे। 6 के 6 विधायकों ने डेफेमेशन सूट कर दिया है। खुदा ना खास्ता गलती से अगर आपके इस कैंपेन के दौरान किसी और व्यक्ति के प्रति भी अपशब्द निकल गए तो आपको उसका भी सामना करना पड़ेगा। तथ्य और तर्क के आधार पर मुख्यमंत्री जी को बातें रखनी बहुत महत्वपूर्ण है। तथ्य और तर्क के आधार पर इलेक्शन लड़ने की जो आप में क्षमता नहीं है, लड़ने की कोशिश करने की बहुत ज़रूरत है। चैतन्य जी, एक और सवाल मुझे याद आया। मुख्यमंत्री जब भी आते हैं तो वो 2 ही सवाल करते हैं। एक तो ये कि एमएलए जब भी आते हैं ट्रांसफ़र के लिए आते हैं। दूसरा सवाल, जो क्रैशर की बात करते हैं तो ज़्यादातर क्रैशरों की लीज के लिए भी आते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर लास्ट, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर एरिया जाता है पंजाब से टच में। क्या मुख्यमंत्री जी इस बात को झुठला सकते हैं कि उन्होंने मेरे को ये बात अपने खुद के कक्ष में नहीं कही थी कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो एक नेता के लिए, एक एमएलए के लिए उसके राजनीतिक जहाँ वर्किंग की बात करी जाती है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। 80-80, 100-100 ट्रांसफ़र पियोन से लेके प्रिंसिपल तक के तो आप खुद साइन कर रहे हैं। आपने अपने खुद के मंत्रियों को इतना सक्षम नहीं समझा कि आज की डेट में कोई एक विधायक जो चुन के आया है, आप ही के पार्टी जो चुन के आया है, हर एक चीज़ के लिए उसको आपके सामने जी हजूरी के लिए जाना पड़ रहा है। शिक्षा संबंधित जो आपके ट्रांसफ़र हैं, आप शिक्षा विभाग के मंत्री के पास नहीं जा सकते थे पहले 8 महीनों के लिए। शिक्षा क्या, हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विभाग होता है,
वहाँ पर अगर कोई ट्रांसफर पोस्टिंग की रिक्वेस्ट होती थी, उसके लिए आप शिक्षा विभाग के मंत्री के पास नहीं जा सकते थे। सीपीएस आपने बना दिए थे, अब वो इलीगल थे या लीगल थे वो तो कोर्ट में मामला विचाराधीन है, परंतु आप उनको भी नहीं अप्रोच कर सकते थे। एक ट्रांसफर को जो है आपको अगर अप्लाई करवाना था, उसके लिए आपको 6 महीना लग जाते थे। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के मेरे जो कुछ परम साथी हैं, जो मेरे से बड़े बुजुर्ग भी हैं, वो कह रहे थे कि जी धोखा हो गया। मैंने उनको बोला कि आपको तब नहीं धोखा दिख रहा था जब आपके माध्यम से ही मेरे को ट्रांसफर रिक्वेस्ट आई थी, और 8 महीना वो जो है ठंडे बस्ते में ट्रांसफर रहा। आज की डेट में मुख्यमंत्री जी खुद तो कह रहे हैं कि विधायक ट्रांसफर के लिए आते थे, आपने उनको और करने क्या दिया? क्या आपने किसी विधानसभा क्षेत्र की कोई समीक्षा करी? क्या आपने 1.5 साल में किसी व्यक्ति से ये बात करी कि आपका क्या रोड मैप है, आपके रोड मैप को आगे बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते हैं? क्रशर लीज की आप बात कर रहे हैं, कांगड़ा जिले के क्रशर बंद करे गए। किस द्वेष भावना के साथ आपने हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के गगरेट के क्रशर के जो है पंजाब को जो ट्रैफिक जाना था वो बंद कर दिया था? आपकी क्या सोच और मंशा थी? आज लाछन लगाने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए अपने खुद के कुछ जो चट्टे बट्टे और नुमाइंदे उनसे आप भ्रांति फैलाने के लिए बातें तो जरूर करवा रहे हैं। इस बात का भी जरा जायजा और ब्यौरा दीजिए कि ये और क्रशर जितने भी हमारे साथी हैं उनसे पूछना चाहिए कि उनको कितना भारी नुकसान 8 महीनों में, वो भी व्यापार कर रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं। जहाँ तक इलीगल माइनिंग की बात है वो एक अलग विषय है। इलीगल माइनिंग को ना मैं सपोर्ट करता हूँ ना कोई सरकार सपोर्ट करती है, वो एक लाजमी और जायज़ बात है। परंतु जो व्यक्ति एक जायज़ एक नंबर का अपना काम कर रहा है, जो कारोबार कर रहा है, आपने उसको 8 महीने के लिए किस सोच के साथ जो है आपने उसके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया? ऊने जिले में गगरेट से आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कांगड़ा तक अगर किसी क्रशर वाले को ट्रांसपोर्ट करके लेके जानी है, उसके लिए वो फीजिबल ही नहीं है, वायबल ही नहीं है। 8 महीने आपने उसको प्रताड़ित क्यों करा? किसके बोलने में प्रताड़ित करा? उसमें किसका बेनिफिट हुआ और किसका नुकसान हुआ? इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए। वो क्रशर की लीज की बात कर रहे हैं बट इन बातों का तो जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक था? हमें भी पता है कि पंजाब की जो आज की डेट की पॉलिसी है, माइनिंग पॉलिसी, उसके अंतर्गत माइनिंग वहाँ की बंद है। एक नेचुरल सी बात है कि जो गगरेट का हमारा काम होता है, ऊना जिले से जो यहाँ पर हमारे क्रशर से जो हमारा सामग्री निकलती है, वो वहाँ के भी कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो यहाँ के हमारे क्रशर जितने भी हमारे सहयोगी, जितने भी हमारे साथी हैं जो क्रशर का उद्योग करते हैं, वो उनके लिए अपने आप में लाइफलाइन है। आपने तो उनकी जो रोजी रोटी का सबसे बड़ा साधन है वो छीन लिया। फिर आप उनके ऊपर जो है बोल रहे हैं कि जी विधायक जो इसी काम के लिए आते हैं। जब आपने अपनी तरफ से किसी चीज़ के प्रति निष्ठा रखनी नहीं है, जब आपने, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कार्यशैली को विकसित करने के लिए अपनी तरफ से कोई गुण दिखाने नहीं है, तो फिर व्यक्ति ने क्या करना है? 15 महीने की जो ये सारी फ्रस्ट्रेशंस रही हैं, जिन चीज़ों के ऊपर मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूँ, इन मुख्य मुद्दों के ऊपर तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मुख्य मुद्दों के ऊपर अब आप जैसे कुछ जो हमारे प्रियजन होते हैं मीडिया के, वो सचेतना के आधार पे ये मुद्दों को उठा देते हैं और वो जनता के बीच में चले जाते हैं। परंतु जो भ्रांतियाँ फैलाई जाती है उसमें तो हम सिर्फ गैर राजनीतिक और बेबुनियादी बातें कर रहे होते हैं। बुनियाद की बात तो ये है, और इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने अभी बोला है उनको जवाब देना चाहिए। 5 जून की मैं पूछना चाहूँगा कि सरकार चलेगी या रह जाएगी? देखिए, मैं निश्चिंत है कि 5 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस प्रदेश में बनेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता तक भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि 5 जून को हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वो बने क्यों? क्योंकि आज इस प्रदेश में जिसका ब्यौरा और विवरण मुख्यमंत्री जी ने, और फिर मुख्यमंत्री जी ने बेचारे हमारे डिप्टी सीएम साहब को भी आगे लगा दिया था। खुद तो उन्होंने आय व्यय की बात करनी नहीं थी, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री जी को भी लगा दिया था उसका ब्यौरा देने के लिए कि 75,000 करोड़ के ऋण के अंदर ये प्रदेश है। ये बोला जाता है कि आप और मैं हर जैसे हिमाचली नागरिक के ऊपर, हर एक व्यक्ति की अगर बात करें तो लाख रुपए से ज़्यादा का ऋण है। अब आप ये बताइए कि इस ऋण से एलिविएट करने के लिए, ये बोझ को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले 1.5 वर्ष में क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री जी दुबई गए, दुबई जाके वो जो है उन्होंने बोला कि जी मैं निवेश लेने गया हूँ। उसके ऊपर ना कोई ब्यौरा दिया गया, ना कोई उसका जायज़ा लिया गया कि वो गए थे, 4 दिनों के विजिट पे गए थे। एक हमारे चेयरमैन साहब भी हैं टूरिज्म बोर्ड के, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड मानते हैं हर एक चीज़ के साथ, वो भी गए थे, ना उन्होंने इसका ब्यौरा दिया। वहाँ पर तो जो मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था, मैं खुद तो जानता नहीं हूँ इतना, ना मैं इन चीज़ों में रुचि रखता हूँ, बट मैंने मीडिया के माध्यम से ही देखा था कि वो किसी शादी में जो है वहाँ पर सम्मिलित ज़रूर हुए थे। अब वो जाने, उनका काम जाने, वो उनकी निजी ज़िंदगी है, गए होंगे, अच्छी बात है, दूर पर हमारे भी दोस्त होते हैं, तो शादी के अंदर उन्होंने शिरकत तो ज़रूर करी, परंतु शादी में शिरकत करने के अलावा और तो हमें पता नहीं चला कि क्या निवेश आया। डावोस की कॉन्फ्रेंस हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की होती है स्विट्जरलैंड में। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ क्यों नहीं गए? उन्होंने यहाँ से डेलीगेशन उसके लिए क्यों नहीं भेजा?
जब G20 की मीटिंग हुई, वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के न्योते पे वहाँ जाके भोजन ग्रहण करके क्यों आ गए? मैंने जब उनको रिपीटेडली बोला था कि आप वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से मिलिए, आप कहीं न कहीं वहाँ पर एडीबी के ऑफिशियल से मिलिए, हमारी स्टेट की जो एक दुर्लभ परिस्थिति है, 12,000 करोड़ का कहीं न कहीं, और ये बात सत्य है, 12,000 करोड़ का एक नुकसान इस प्रदेश को झेलना पड़ा। परंतु उसके लिए हमने वर्किंग क्या करी? हर एक मोड़ पे हमने आके यही बोला कि प्रदेश सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या आपने सपोर्ट माँगा? जब भी नितिन गडकरी जी से किसी न किसी तरीके की सपोर्ट माँगी गई है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, और ये बात आंकड़ों के आधार पे निर्धारित है, उन्होंने वो सपोर्ट दिया है। आज तो सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कें वहाँ भी बना दी हैं जहाँ तक मनुष्य नहीं पहुँचे हैं। तो जहाँ पर वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होगी तो उसके लिए आपको भगवान रास्ता भी दिखाएगा। भगवान प्रभु श्री राम ने रास्ता हमें भी दिखाया था। 34-34 भी जब हुआ था, जो पर्चा खुला था, भगवान ने सच्चाई देखी थी, और हिमाचल की हिमाचलियत को बचाने के लिए हर्ष महाजन जी जो हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, वो जीत के आज राज्यसभा में हमारे जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिमाचल के हिमाचलियत के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने तब भी यही बात शिमला में रखी थी कि अगर श्री अभिषेक मनु सिंघवी मेरे को इतना बता देते हैं कि हिमाचल प्रदेश के नक्शे में ऊना जिला कहाँ पड़ता है और ऊना जिले में गगरेट कहाँ पड़ता है, तो मैं उनको वोट कर दूंगा। इस बात पे भी जो है उनके पास कोई आंसर नहीं था देने के लिए। ये बात फैक्चुअली रिकॉर्डेड चीज़ें हैं, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि जो अभिषेक मनु सिंघवी जी भी हैं, उन्होंने पिछले 10 वर्षों से सनातन धर्म के विरोध में जाते हुए राम मंदिर के निर्माण के विरोध में अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करी। मैं एक हिमाचली होने के नाते, एक सनातन धर्म का फॉलोअर होने के नाते क्यों उनके पक्ष में वोट करूं? और ऐसी कौन सी सरकार है और ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो मेरे को इस चीज़ के लिए फोर्स कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कर सकते थे वो आपने कर दिखाया। आपने मेरे को जो है गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक रूप से निष्कासित कर दिया। उससे ज़्यादा क्या कर पाएंगे? आ गया अब तो मैं देखिए, आज की डेट में काम बोलता है। आपके पास अपने खुद का ब्यौरा जायजा देने के लिए नहीं है 1500 पिछले 15 महीने का, और यही इस बात का प्रतीक है कि आपको 1500 रुपये की बात फिर से अप्रैल में करनी पड़ी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने जनता के हित के लिए करी? JOIT 817 की मैं बात करता हूँ, JOIT के और भी अनपोस्ट कोडों की मैं बात करता हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि जब श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी के वोट की पैरवी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमें सबसे बड़े होटल में शिमला के इनवाइट कर रहे थे, ओबरॉय SSL में, वहाँ पर लंच भी हुआ, चाय भी हुई, डिनर भी हुई, उसके बारे में तो किसी ने चर्चा नहीं करी। उन दिनों के वीडियो फुटेज निकालने चाहिए 25, 26, 27 के, जब सारे विधायकों के हाथ पकड़ के उनको होटल के अंदर लेके जाया जा रहा था, परंतु किसी का ध्यान इस बात पे नहीं गया कि उसी होटल के परली तरफ, बिल्कुल उसके बैंक ऑपोजिट, कुछ बच्चों ने, प्रदेश भर के बच्चों ने टेंट भी लगा रखा था। उस टेंट के अंदर लड़कियां भी थी जिन्होंने दिन रात वहाँ पर जो है सरकार को गुहार लगाई कि हमारा रिजल्ट जो है वो घोषित कर दीजिए। उन नेताओं में इतनी भी गनीमत नहीं थी कि वो चले जाते उस टेंट में और उन बच्चों से बात करके आ जाते। मेरे खुद के भद्रकाली और ब्रह्मपुर के गांव के बच्चे मेरे को वहाँ मिले थे, बिना किसी कैमरे के, बिना किसी मीडिया एक्सपोजर के मैं वहाँ गया था, उन बच्चों के साथ बैठ के आया था। जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट का उनके लिए एक नोटिस निकाला गया था, अपनी तरफ से एडवाइजरी निकाली गई थी, जिसमें उन्होंने रिकमेंड करा था हिमाचल प्रदेश की सरकार को कि आप जिन बच्चों का कहीं विजिलेंस का केस चल रहा है उनको छोड़ के बाकी बच्चों का आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्यों सरकार ने जो है उसके ऊपर खड़े होके जो है एक्शन नहीं लिया और रिजल्ट उनका घोषित किया? माननीय मुख्यमंत्री जी सभा पटल पे हमेशा एक ही बात बोलते रहे, जी हम सत्ता भोग के लिए नहीं, व्यवस्था के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बस उन्होंने यही बातें करनी थी। आपने उसके लिए एक्चुअली करा क्या है? आपने ग्राउंड पे वो दिखाया क्या है? आज की डेट पे सुखविंदर सुक्खू जी का आप कोई भी सोशल मीडिया पे भी पोस्ट खोल के देख लीजिए, उस पर बेचारे JOIT के जो बच्चे हैं सिर्फ गुहार लगाते हुए दिखते हैं। ऐसा क्या है कि एक भी 1.5 साल में आपको मिनट नहीं मिला कि आप कुछ कंसर्टेड एफर्ट करते? आपने जब हमने मुद्दा उठाया, मुद्दा उठाने के बाद जब आपको पता चला कि सरकार जाने वाली है, JOIT का मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर है, आपने एक सब कमेटी बनाई, सब कमेटी बना के बोल दिया कि रिजल्ट घोषित कर देंगे, फिर इलेक्शन से पहले बोल भी दिया कि रिजल्ट घोषित हो गया। वो तो रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। आपने तो उसका जो एक लिस्टिंग निकालनी थी वो भी नहीं निकाली। तथ्य और तर्क, बुनियादी बातों पे चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और जो इनके अभी प्रत्याशी बने, आई डोंट थिंक वो इनका कहीं ना कहीं आंसर दे भी पाएंगे। आई डोंट थिंक उनको पहली बात तो इन मुद्दों की अवेयरनेस होगी भी। मेरे को तो लगता है कि ये जो 30 दिन का दौर है, पहले तो उनको लर्निंग करके इन मुद्दों से कहीं ना कहीं अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो वो एक ही राग आलाप रहे थे कि सुरखू सरकार मुद्दाबाद, ये तो सबसे बुरी सरकार है। वो तो 1.5 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्होंने तो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा
जहाँ पर उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बड़ाई ना करी हो और माननीय मुख्यमंत्री जी की बुराई ना करी हो। तो अभी तो जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा हूँ, वो सीएचसी दौलतपुर तो मेरे ख्याल से उन्होंने इसकी शक्ल जो है पिछले 1.5 वर्ष तो छोड़ो, पिछले 5-6 सालों में नहीं देखी होगी। अरे कम से कम फल फ्रूट लेके किसी वहाँ के मरीज को ही मिलने चले जाते। उन्होंने तो मेरे ख्याल से उतना तक नहीं करा है। तो मैं उनको तो बेचारे क्या ही अटैक करूँगा। मेरे को तो लगता है कि जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी धरती पुत्र का नारा था, बेचारे उनको भी कितना मायूस कर दिया गया। इन इतने सारे धरती पुत्रों में मैं दौलतपुर से लेके गुगलेट तक देखता था, इतने सारे लोगों के पोस्टर लगे थे। बेचारा कोई चलेट से था, तो कोई दियोली से था, कोई अम्बोटा से था, तो कोई दूरपार से था, किसी को भी अपॉर्चुनिटी दे देते। आपने उनको भी अपॉर्चुनिटी देखना ठीक नहीं समझा। फिर से एक ऐसे व्यक्ति को आके थोप दिया जिसकी अपर भंजाल में कोठी तो है, परंतु वो वहाँ आधे समय तो रहते ही नहीं है। वो रहने वाले चिंतपूर्णी के हैं। 2012 में भी वो इलेक्शन लड़ने तब इसलिए ही आए थे और जीते भी थे। ग्रेड की जनता ने जो है उनको उस पद पे आसीन भी करा था, क्योंकि वो तो रिजर्वेशन हो गई थी, डिलिमिटेशन हो गई थी। स्थायी निवासी तो बेचारे चिंतपूर्णी के थे, वो तो उस वक्त उनको जो है अपने राजनीतिक करियर को आगे जो है ऑक्सीजन देने के लिए यहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा था, और भगवान ने भी उनका साथ दिया, जनता ने भी उनका साथ दिया और इलेक्शन जीत भी गए। सवाल ये 17 से 24 वो थे कहाँ? तो सरकार की तो ये जो कहीं ना कहीं चाहे वो ना उपलब्धियां गिनवाने के लिए है, क्योंकि उनको खुद बेचारी उपलब्धियां पता नहीं होंगी, क्योंकि 1.5 साल के लिए तो वो बहिष्कार कर रहे थे, और जहीं ना कहीं कमियां थी जिनका उन्होंने खुद इतना ज़्यादा जो है उल्लेखन किया है। अब वो उसके ऊपर कैसे बैक ट्रैक करेंगे, पहले तो उनसे ही जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितेंद्र जी, आपने स्टेट के बारे में तो बड़ा कुछ बता दिया, बात करते हैं गगरेट के बारे में। आप एक नारा लेके आए थे, ग्रेट गगरेट। कितना के दूसरों उसमें काम हो चुका है, कितना रह चुका है? देखिए, जैसे अभी आपने कहा स्टेट के बारे में भी, स्टेट की चर्चा होनी सर इसलिए ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि जैसे ईवी व्हीकल की मैं बात करता हूँ, मैंने अपनी तरफ से अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एक यथासंभव कोशिश करी कि मैं यहाँ के युवाओं को उजागर करूँ। इसका मेरे पास रिकॉर्ड भी है। मैंने अपने क्षेत्र से कम 25-30 युवाओं को सिर्फ इस सरकारी स्कीम में जो है आवेदन करवाया। जो सोलर पैनलिंग की स्कीम भी थी, क्योंकि हम सरकार का हिस्सा थे, सरकार की स्कीमें जो है वो जनता के बेनिफिट के लिए होती हैं, मैंने उसका भी जो है आगे बढ़ावा देने की कोशिश करी। गगरेट की जो बात है और गगरेट की हमारी विजन है, वो संपूर्ण तरीके से बिल्कुल विकसित करी जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी बनने वाली है, स्टेट में भी बनने वाली है। अब उसके ऊपर आते हैं कि क्या बोला गया था, क्या करने की कोशिश करी गई, कहाँ तक हम सफल हो पाए और कहाँ कमियाँ थी जिसके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं और कल क्या होगा। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोली थी कि जो हमारे करंट इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको कहीं ना कहीं उसमें विस्तारीकरण करेंगे, उनको बेटर करने के लिए अपनी तरफ से हर यथासंभव करेंगे कोशिश। मैंने मेरे विधानसभा के जो मेरे सेशंस थे उनके दौरान भी जो हमारे माननीय मंत्री जी थे उनके माध्यम से भी, चाहे वो मेरा कुठेड़ा जसवाला का स्कूल था, चाहे मेरा बडेड़ा राजपुताना का स्कूल था, चाहे वो मेरा स्कूल क्लो का स्कूल था, बार बार रिपीटेड मैंने अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी वहाँ पर जो हमारे बिल्डिंग के अधूरे काम पड़े हुए थे उनको आगे बढ़ावा देने के लिए। जो मेरा SC SP के स्कीम के अंतर्गत बिल्डिंग रामनगर के स्कूल में बननी थी, उसका पैसा भी की भी जो है मैंने उपलब्धि कराई। और अन्य क्षेत्रों में जब हमारा मरवाड़ी में प्रोग्राम हुआ था, जो संदानी ब्रिज का जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास जब किया था, उसके ऊपर भी मैं आऊँगा, क्योंकि मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा। पर जब वहाँ पर उस पुल का जो है वहाँ पर शिलान्यास हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं स्पेशली उस मरवाड़ी स्कूल में लेके गया था। मैंने बोला था कि जी ये बिल्कुल बाजू का स्कूल है, ज़रूर इसके यहाँ की स्थिति देख के आइए। यहाँ के बच्चे जो हैं वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वहाँ के बच्चों की वेट लिफ्टिंग की कैपेबिलिटी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मैंने वहाँ पे भी जो है उनसे घोषणा कराई थी एक वेट लिफ्टिंग का रूम बनाने के लिए। वहाँ पर खुद जब मैं उनको लेके गया था, मैं उनका हाथ पकड़ के उनको लेके गया था, मैंने बोला था देखिए यहाँ की जो है अंदर फर्श की क्या कंडीशन है, तब उनसे जो है वहाँ पर भी घोषणा कराई थी। अब वो तो उन्होंने मेरे को इस आपातकालीन संकट में जो है निपटाने की कोशिश करी, तो आई डोंट नो कि उसका आगे कागज़ों में क्या हुआ है, वो तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पर ये हम स्कूल्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, जैसे मैंने आपको बताया डे बोर्डिंग स्कूल की अगर मैं बात करता हूँ, मैं सबसे पहला विधायक था जिसने सबसे ज़्यादा एफर्ट करी थी। इस बात का उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, जो सेक्रेटरी एजुकेशन है उन्होंने भी किया था, परंतु जब हमें खुद ही आगे से जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिला, तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं लाचार रहे। मैंने अभी बीता हुआ जो महीना था, फरवरी से 1 महीना पहले जनवरी का, 500 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी। खुद के निजी सहयोग से मैंने 500 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी, जिसमें हर एक सरकारी स्कूल से, हमारे दौलतपुर कॉलेज से जो बच्चों ने हर एक स्ट्रीम में जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे आए थे उनको नवाजा गया, उनके टीचर्स को भी बुलाया गया, उनको भी ऑनर करा गया, उनकी एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करा गया। ये हम टाइम मेमोरियल पिछले 4 सालों से काम करते आए हैं, आगे आने वाले वक्त में भी करते रहेंगे। अगर हम बात करते हैं बच्चों को कोचिंग की सुविधा देने की, उसके लिए भी हमने अपने हर तरफ से हर यथासंभव प्रयत्न जो है किया है। कहीं ना कहीं उसमें जहाँ सरकार का सपोर्ट चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को मैंने ये भी बोला था कि प्रदेश को भी देखते हुए
युवा तो हमारे प्रदेश में हर जगह जो है लिटरेसी की पॉपुलेशन जो है हम हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी कोई जो हम वर्किंग कर सकते थे नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें भी सरकार का कोई इंटरेस्ट था नहीं। स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, मैंने सीएचसी की बात करी आपके साथ। मैं आपके दर्शकों का जो है ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सिविल हॉस्पिटल गगरेट के ऊपर भी। जो हमारे पूर्व विधायक श्री राजेश ठाकुर जी हैं, उनके द्वारा जो है वो हॉस्पिटल लाया गया था। 1.5 साल में 4 बारी तो नोटिस निकले मेरी तरफ से उसके लिए कि कम से कम उसका जो रिक्विजिट फंड है वो तो दिलवा दीजिए ताकि उसका काम ना रुके। आज भी उसका काम रुक गया है, क्योंकि सरकार जो में एक जो आपको ऑलरेडी जो एक बजटरी प्रोविजन करके रखना था, जो ऑलरेडी एक आपको टेंडरिंग हो चुकी थी, उस नियम प्रक्रिया अनुसार जो है आप उसको बढ़ावा देने के लिए अपनी तरफ से कोई पहल कर नहीं पा रहे। उसमें बहुत अच्छे ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर जो है काम कर रहे हैं, परंतु वो कॉन्ट्रैक्टर भी तभी काम कर पाएंगे जब उनको कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। ही लुक्ड अपॉन मी फॉर दैट सपोर्ट। उन्होंने मेरे से उस बात की जो है रिक्वेस्ट करी, मैंने आगे बात करी, पर जब जो वो चीज़ फुलफिल ही नहीं हो रही थी तो फिर आगे हम करने के लिए भी क्या कर सकते हैं। सरकार ने जो मेरा भी एक प्रॉमिस था कि मोबाइल एम्बुलेंस चलाएंगे, उसके बारे में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार बात करी कि इस चीज़ को लॉन्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गगरेट में हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्लैट विधानसभा है, यहाँ पर तो पहाड़ क्षेत्र की दिक्कत परेशानियाँ नहीं है। यहाँ पर आप ज़्यादा मरीजों को, ज़्यादा एरिया को जो है कम टाइम में कवर कर सकते हैं। इस बात को भी कहीं मद्देनज़र नहीं रखा गया। अगर हम बात करते हैं साथ में रोज़गार की, तो मैंने आपको एथेनॉल का उदाहरण तो दिया ही दिया। इससे बड़ा कोई जो है उदाहरण हो नहीं सकता, क्योंकि इस प्लांट के आने का मतलब था और आज भी है और वो होके भी रहेगा कि कम से कम हम 500 स्थायी निवासियों को गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उनको रोज़गार के साधन जो है डायरेक्टली खड़े कर पाएंगे, और सैकड़ों लोगों को जो है हम इनडायरेक्ट, चाहे वो ट्रकिंग के माध्यम से हो, टैंकर के माध्यम से, जो हम उनको रोज़गार का साधन खड़ा करके दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने हमारे मुबारकपुर कलरुही एरिया के लिए भी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लाने का भी जो है मैंने उनको प्रपोजल दिया था। वो जो प्रपोजल है आगे पुश फॉरवर्ड होना था भारत सरकार को, उसमें भी इस हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, खासकर मुख्यमंत्री जी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। 1.5 वर्ष में अगर हम सिर्फ उस प्रोजेक्ट की एंट्री भी करा देते और अगर हम अपना प्रपोजल भी सबमिट कर देते भारत सरकार को, तो कम से कम रोजगार लाने के लिए एक कहीं ना कहीं एक होप, एक जो एक नई चिराग की जो एक उमंग थी वो जो है जगाई जा सकती थी। तो ये चीज़ें जो हैं गगरेट को ग्रेट बनाने की विजन के साथ, जिस सोच के साथ जो हम लेके चले थे, वो 1.5 वर्षों में हमें उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स और जो है रुकावटें देखने को मिली हैं। और अब भगवान ने देखिए सहयोग भी ऐसा बना दिया है, अब तो 6 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 6 सीटों पे बीजेपी जीत के आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, और ये जो सारी बातें अधूरी रह गई हैं इनके ऊपर काम करके आगे बढ़ावा करा जाएगा और गगरेट ग्रेट ज़रूर निश्चिंत तौर तरीके से बनेगा। जितने जी, मेरा अगला सवाल आपके सवाल के बीच में ही है। स्वस्थ शिक्षा और रोजगार की अब बात करते हैं। मुझे इतना लगता है कि सरकार के फंड से ज़्यादा आपने खुद का फंड लगा दिया है, क्या कहेंगे? अब थैंक यू वेरी मच सर, आपने ये वाली बात बोली है, क्योंकि मेरे ऊपर तो ये भी आक्षेप लगाया जाता है जैसे अन्य विधायकों के ऊपर कि जी वो जैसे मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी की 25 ले लिया, 20 ले लिया, 15 ले लिया, पता नहीं क्या ले लिया। उनके जो यहाँ के जो इनके जितने भी इनके यहाँ के शागिर्द भी हैं वो भी यही सोशल मीडिया के माध्यम से या भ्रमित करने के लिए ये बातें करते रहते हैं। मेरे ख्याल से इनको खुद तो पता नहीं है कि करोड़ में आगे ज़ीरो कितने हैं और उसमें कितना काम करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता। जैसे आपने कहा, मैंने तो खुद क्राउड फंडिंग के थ्रू खुद के निजी सहयोग से इतना काम जो है गगरेट विधानसभा क्षेत्र में करा है, और जिस सोच के साथ करा था, जिस सोच के साथ सैकड़ों हज़ारों युवा मेरे साथ जुड़े, महिलाओं की आशाएं और अपेक्षाएं मेरे साथ जुड़ी, हमने तो वो धरातल पे करके दिखाया। जैसे मैंने कहा और आपने अभी जो सवाल में पूछा, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा की बात हो, अब प्रतिद्वंदी तो आ गए हैं मैदान में, वो ये तो बताएं कि उनको पता भी है कि कितने मरीज़ डेली CHC दौलतपुर से, सिविल हॉस्पिटल गगरेट से निकल के उपचार के लिए रेफ़र होके गगरेट से जाते हैं ऊना, ऊना से होशियारपुर, होशियारपुर से चंडीगढ़। मेरा उनको खुला निमंत्रण है कि आके कभी मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, मैं अपने ऑफिस में आपको इनवाइट करता हूँ। इन्हीं पहले तंबुओं की भी बात करी जाती थी कि ये उड़ा दिए जाएंगे या उठ जाएंगे या इनके नट बोल्ट खोल दिए जाएंगे। यहाँ पर तो पक्की बिल्डिंगें भी बन गई हैं। मैं उनको इन्वाइट करता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी इन्वाइट करता हूँ। डेटा के आधार पर मैं उनको दिखाऊँगा, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने चैलेंज करने की कोशिश करी है, मैंने कहीं पर जो है पढ़ा भी था, मैं पहले भी देखता था 1.5-2 महीने पहले भी, कि वो कुछ छानबीन कर रहे हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लाइट्स भी लगाई जाती थी या किताबें भी दी जाती थी, उनका भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है दबाव डाला जा रहा है कि पकड़ो इनको, कहीं ना कहीं इस कामकाज को रोका जाए किसी भी तरीके से। ये जन कल्याणकारी सोच को तो आगे बढ़ावा देने के लिए मैं 4 साल से पहले से लगा हुआ हूँ। इलेक्शन आता है तब भी करता हूँ, जब नहीं होता तब भी करता आया हूँ। मेरा जो है ये जो एक मुहिम चलती आई है
जिन लोगों के आधार पे मैं इस काम को आगे बढ़ावा दे दे पा रहा हूँ, उसके लिए कोई मुख्यमंत्री आके जो है या कोई प्रत्याशी आके मेरे को नहीं रोक पाएँगे। मैं तो उल्टा उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो सरकार रही 1.5 साल की, या ये जो प्रत्याशी अब घोषित हुए हैं, जो पिछले 7 साल से एब्सेंट रहे हैं फील्ड से, जो कहीं पर भी देखने को नहीं मिले, वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, किस आधार पे? वो भी अपना 5 जून का ज़रा प्लान बताएँ तो, कि 5 जून को आके उन्होंने करना क्या है? जब 5 जून को वो अपने बिस्तर में उठेंगे, उठ के अपने उस कोठी के प्रांगण में बैठेंगे, तो क्या निर्णय लेंगे वो गगरेट की जनता के लिए? उनका क्या विज़न है और क्या मिशन है? जिस 1.5 साल की सरकार को उन्होंने दुत्कारा है, अब वो उसको कैसे अपनाने वाले हैं? और कैसे उसमें संघर्ष करके इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे अपना योगदान देने वाले हैं? इस सवाल का जवाब तो उनको देना पड़ेगा। धन्यवाद, आपके पास भी समय अब कम थैंक हो यू, चुका है, आपने भी बहुत-बहुत जाना है। धन्यवाद। थैंक यू। तो अभी आप सुन रहे थे चैतन्य शर्मा जी को, जो कि 2024 के रण में उतर चुके हैं। तो काफ़ी इन्होंने अच्छी बातें कही हैं, इन्होंने गगरेट के लिए काफ़ी कुछ किया है जो दिखाई भी देता है। तो दोबारा फिर लाइव होंगे, देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव।